तो आज से हम जलमंडल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जलमंडल, जिसे अंग्रेजी में हम हाइड्रोस्फीयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। हिंदी में कहते हैं जलमंडल। अर्थात हमारी पृथ्वी पर जो जलीय क्षेत्र है, जो पानी भरा, ये हमारी पूरी पृथ्वी का एरिया है। आपको दिख रहा है इसमें ये जो नीला रंग है, ये पानी को दिखाता है, जलमंडल है। और ये जो हरा कलर में दिख रहे हैं, ये हमारा स्थल है। क्या है? स्थल, जमीन है। ठीक है। तो हमने अब वायुमंडल को कंप्लीट किया था, तो हम इसके बाद पढ़ रहे हैं जलमंडल, फिर पढ़ेंगे हम क्या? स्थलमंडल। तो हम जलमंडल के बारे में देख रहे हैं। ठीक है। देखिए, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी पर, पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल में यदि मैं आपसे कहूं, ये पूरी पृथ्वी है, और पृथ्वी का पूरा जो एरिया है, पूरा क्षेत्रफल कहूं मैं, तो कितना आता है? 51 करोड़। पूरे तो मिट गया ये। पृथ्वी का जो पूरा एरिया है, वो हमारा क्या है? 51 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। हमारी पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है, एरिया। इसमें से अगर मैं कहूं कि साहब जल कितने पर है, तो जल जो है हमारा है 36 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। और स्थल जो हमारा है, यानी जमीन जो हमारी है, वो कितने पर है? 15 करोड़। 15 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। ये बात सही में आ गई आपको? देखो, सबसे ज्यादा क्या है भाई? जल। 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर पे है। और 36 और 15 आप जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। ये कितना है? 71%। अगर इसे परसेंट में मानूं तो, और ये कितना आ जाता है हमारा? 29%। यानी कि जल जो है वो 71% पर है, और स्थल जो है मात्र कितने परसेंट पर है? 29% पर। अगर एरिया वाइज देखा जाए, 36 करोड़ पर जल है और 15 करोड़ पर स्थल है। और कंप्लीट कहा जाए पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है। क्योंकि हमें पढ़ना काय के बारे में? जल के बारे में, जलमंडल के बारे में पढ़ना है। स्थलमंडल के बारे में बाद में पढ़ेंगे। अगर मैं कहूं कि ये जो जलमंडल है या स्थलमंडल है, तो स्थलमंडल को हम बांटते हैं 7 महाद्वीपों में। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। 7 महाद्वीप, जिनमें क्या क्या आता है हमारा? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये हमारे 7 महाद्वीप हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। यदि मैं जलमंडल की बात करूं, संपूर्ण जलमंडल को हम 5 महासागरों में, 5 महासागरों में बांटते हैं। जो 5 महासागर हैं, पहला इसके अंतर्गत आता है हमारा प्रशांत महासागर। दूसरा हमारा आता है अटलांटिक महासागर। तीसरा हमारा आता है हिंद महासागर। चौथा हमारा आता है आर्कटिक महासागर। और पांचवा हमारा आता है अंटार्कटिक, अंटार्कटिक महासागर। आर्कटिक और अंटार्कटिक।
आर्कटिक को हम बोलते हैं उत्तर ध्रुवीय, और इसको बोलते हैं दक्षिण ध्रुवीय महासागर। ठीक है। हालांकि अकेले महासागर ही नहीं होते हैं, महासागर के अंतर्गत सागर भी होते हैं, महासागर के अंतर्गत खाड़ी भी होती हैं, और जल संधि भी होती हैं। इसके अलावा अगर जमीन के भाग पे देखा जाए तो क्या, नदियां और झीलें, ये सब भी हम जलमंडल के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि जो जल है वो तीनों रूप में है। ठोस रूप में भी है, बर्फ के ध्रुवों पर क्या जमा हुआ है, बर्फ। द्रव रूप में भी है, लिक्विड पानी, और बाष्प के रूप में भी है, गैस। भाप के रूप में, इसे अपन आर्द्रता कहते हैं। हम पढ़ चुके हैं ना अपन जलवाष्प को, तो आर्द्रता को, क्योंकि जलवाष्प होगा वो तो वायुमंडल में पाया जाता है, और वायुमंडल को हमने पढ़ लिया है। यानी हम ये पूरा मटेरियल पढ़ने वाले हैं, सभी महासागरों को, खाड़ियों को, सागरों को, जलसंधियों को, नदियों को, झीलों को, महासागरों में पांचों महासागरों को, फिर महासागर में जो सागर का जो जल है उसकी प्रकृति को, उसकी लवणता में, उसका खारेपन को, या फिर हम कहें उसकी गतियों को, समुद्र में जो हलचल पैदा हुई, लहरें उठती हैं, या फिर ज्वार भाटे आते हैं, ये समुद्री क्या कहलाती हैं, गतियाँ। तरंग, ज्वार भाटे, जलधाराएं, ये गतियाँ होती हैं पानी की। तो इन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और फिर महासागरों के नितल में, तलहटी में किस प्रकार की संरचनाएं होती हैं, उन सबको भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब एक चीज़ और देख लेते हैं हम यहाँ पर, कि जैसे मैंने आपसे कहा कि पृथ्वी पर जो जल है वो लगभग जलमंडल 36 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, यानी कि 71% में पानी भरा हुआ है। आपको दिख रहा है पूरे मैप में नील नीला, ये क्या, पानी पानी। लेकिन ये जो जितना भी पानी हमारी पृथ्वी पर है, मान लीजिए 100% पानी, यानी जितना भी टोटल पानी है, उस टोटल पानी में से 97%, कितना, 97% जल जो है वो कायम है महासागरों में, कायम है महासागरों, या सागर या खाड़ी, बात एक ही है, समुद्रों में। कितना परसेंट? कुल पानी का 97% खारा पानी है, जो मनुष्य के यूज के लायक है ही नहीं, क्योंकि समुद्रों में, महासागरों में पानी कैसा होता है, खारा होता है। आ रही बात सही में आपको? और 2% जो पानी है वो बर्फ के रूप में जमा है, हिमनद। हिमनद माने कि ग्लेशियर, बर्फ का रूप में जमा है। आप जानते हैं उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिण ध्रुव पर और पर्वतों पर, हिमालय पर्वत पर ग्लेशियर के रूप में बड़े बड़े बर्फ की चट्टानें जमी हुई हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तो 97 और 2 कितना हो गया, 99। अब बचा 1% पानी। 1% पानी ही हमारे यूज के लायक है, पीने योग्य पानी है, भूमिगत जल, या तो हम इसे नदियों में भी कह सकते हैं। भूमिगत जल में जमीन के अंदर का जो हमारे कुआं में, ट्यूबवेल में पानी आता है, या फिर नदियों का पानी या झीलों का मीठा पानी, वो हमारे उपयोग के लायक है। 1% पानी। इसलिए हम चिल्लाते रहते हैं कि पानी बचाओ, जल ही जीवन है, जल है तो कल है, ऐसे बहुत से नारे अपन लोग देते रहते हैं। क्योंकि पानी हमारे पास जो उपयोग के लायक है वो मात्र कितना है, 1%। बाकी सारा पानी हमारे यूज के लायक है ही नहीं है। समुद्र का पानी हमारे किसी काम आने वाला नहीं, सबसे ज़्यादा वही है, और 2% बर्फ रूप में जमा है, तो वो भी हमारे उपयोग लायक है नहीं। आ गई बात सही में आप लोगों को? तो ये सारी चीज़ आपके दिमाग में आ जाती है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी के जो कुल मंडल हैं
वो चार हैं। जो वायुमंडल है उसे, जिसमें हवा होती है हमारी पृथ्वी के चारों तरफ, वो क्या है? वायुमंडल। जो ऊपर है वो सब क्या है? वायुमंडल। जो पानी भरा है वो जलमंडल है, और ये जमीन है जहाँ पर स्थलमंडल है, पेड़ पौधे सब इसी पर हैं। जहाँ पर हवा यानी वायुमंडल या तो जमीन से मिलता है या जल से मिलता है, तो उस लेयर में क्या बनता है? जैव मंडल, यानी कि जीवन पाया जाता है। समुद्र में मछलियाँ या जो कुछ भी है, समुद्री जीव जंतु, या स्थल पर पेड़ पौधे, जीव जंतु, वो सब कहाँ पाए जाते हैं? इधर जमीन के अंदर तो पाए नहीं जाएंगे जीव जंतु। कहाँ जाएंगे? सतह पे, जहाँ हवा और जमीन मिल रही है। समुद्र की बहुत गहराई में भी जीव जंतु नहीं मिलेंगे आपको। कहाँ मिलेंगे? समुद्र के ऊपर ऊपर, जहाँ पर हवा और जलमंडल मिल रहा है। तो जहाँ पर तीनों मंडलों का क्या होता है? संक्रमण होता है। संक्रमण मतलब दोनों आपस में मिलते हैं। कोई भी दो मंडल, हवा वायुमंडल स्थलमंडल मिल रहा है, उसे जैव मंडल कहते हैं। और यहाँ पर वायुमंडल और जलमंडल मिल रहा है, उसे क्या कहते हैं? जैव मंडल। जैव मंडल मतलब क्या? जहाँ पर जीवन पाया जाता है। समझ में आई मेरी बात? तो इसको हम देखते हैं। अब जलमंडल है क्या? हमारा नोट्स क्या कह रहा है? तो आप नोट्स में देखें। नोट्स हमारा कह रहा है कि पृथ्वी पर लगभग 70.8% भाग पर क्या है? जल। अच्छा, अब 70.8% का है, मतलब ये कितना हो गया? लगभग 71 ही हो गया कि नहीं हो गया? है ना? और लगभग 29.2% भाग पर क्या है? स्थल है। ये बता दिया मैंने आपको। अगर एरिया में देखेंगे तो ये हमारा 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर है ना? या अगर मैं कहूँ ये हमारा जो स्थल है वो कितना है? 15 करोड़ में। आ रही बात सही में? अच्छा, कभी अगर ये मिलियंस में आ जाए, काय में आ जाए? मिलियंस में। क्योंकि आप देखते हैं कभी कभी मिलियन में आ जाता है। तो भाई पृथ्वी का मैंने कुल आपको एरिया कितना बताया था? 51 करोड़। कितना बताया था? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। करोड़ वर्ग किलोमीटर था, करोड़ में था। अगर ये काय में आ जाए? मिलियंस में आ जाए, तो हो जाएगा ये कितना? 510 मिलियन। कितना हो जाएगा? 510 मिलियन का मतलब ही होता है 51 करोड़। क्योंकि 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। कितने होते हैं? है ना? ऐसे ही अगर ये आ जाए तो ये आ जाएगा। जल कितने में आ जाएगा? 360 मिलियन में क्या आ जाएगा? जल। और 150 मिलियन में क्या आ जाएगा? स्थल। ये बात समझ में आ रही है आपको मेरी? भाई बस जीरो बढ़ा दिए क्या अपन ने? आगे जीरो बढ़ा दी ना। 51 का 510 कर दिया, 36 का 500 360 कर दिया, और 15 का 150 कर दिया। वही क्या हो गए? मिलियंस हो गए। क्योंकि हम जानते हैं 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। क्योंकि मिलियन में आ जाता तो आप सोचो, और मिलियन में बताया नहीं था, तो मिलियन में भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमारे दोनों गोलार्ध में, जैसे ये हमारी पूरी दुनिया है, ये दुनिया में ये जो आपको रेड रेड दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है? ये हमारा स्थल है। और बाकी ये सब क्या है? जल भरा हुआ है। तो आप यदि देखेंगे, यदि मैं बीच से भूमध्य रेखा बना दूं, ये यहां से हमारी जाती है भूमध्य रेखा इस तरीके से। ये हमारी क्या है? भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा में आप ऊपर देखेंगे कि नीचे का क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर का क्या है? उत्तरी गोलार्ध। इसे क्या बोलते हैं अपन? उत्तरी गोलार्ध। और ये कौन सा गोलार्ध है? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। हमेशा होता ही है, दिशाएं ऐसी होती हैं। ऊपर होता है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ये दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, ये हमारा पूरब, और ये हमारा पश्चिम। तो भाई आप देख पा रहे हैं, आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो उत्तरी गोलार्ध है, यहां पर आपको जमीन ज्यादा दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है? जमीन ज्यादा है, स्थल ज्यादा है, और पानी कम है। और यहां आप देखो दक्षिण गोलार्ध में तो आपको पानी पानी ज्यादा दिखाई दे रहा है, जमीन जमीन कम है, स्थल कम है। तो देखो स्थल कितना सा है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये दक्षिण अमेरिका, और ये थोड़ा सा अफ्रीका आ गया। तो ये यानी क्या कह रहा हूं मैं? ये कह रहा हूं कि दक्षिणी गोलार्ध में जल ज्यादा है, स्थल कम है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल ज्यादा है, जल कम।
देखो यही लिखा है नोट्स में, क्या लिखा है? उत्तरी गोलार्ध में स्थल और जल का प्रतिशत क्रमशः 61% में क्या है स्थल, और 39% में क्या है? आप यहां पर देखेंगे, ये देखिए पूरा का पूरा, ये भूमध्य रेखा, ऊपर जमीन ज्यादा है और पानी कम है, नीचे पानी ज्यादा जमीन कम है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में आप देखेंगे तो 19% पे क्या है स्थल और 81% पे क्या है जल। ये बात सही में आ रही क्या आप लोगों को? भाई उत्तरी गोलार्ध में स्थल जल का अनुपात क्या है? 61-39। 61% में क्या है भाई? स्थल है, और 39% में क्या है? जल है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में आप देखेंगे तो क्या हो रहा है? 19% में क्या है भाई? स्थल है, और 81% में क्या है? जल है। इस वितरण के कारण उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। ये जो ज्यादा स्थल और जल के कारण ही उत्तरी गोलार्ध को हम क्या कह रहे हैं? स्थल गोलार्ध, क्योंकि स्थल ज्यादा है, और दक्षिणी गोलार्ध को अपन क्या कह रहे हैं? जल गोलार्ध, क्योंकि वहां पर जल ज्यादा है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? महासागरीय जल की औसत लवणता 35% है। अब ये लवणता मतलब क्या होता है? खारापन। खारापन, समुद्र का पानी खारा होता है, और खारा काय की वजह से होता है? नमक के वजह से होता है। नमक को ही क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण। और ये जो लवणता होती है ये प्रति हजार में व्यक्त की जाती है। प्रति हजार, यानी कि प्रति हजार का मतलब क्या है? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। यानी 1000 ग्राम मैंने क्या लिया? पानी लिया। 1000 ग्राम मतलब कितना? 1 किलो, 1 लीटर। और उस 1 लीटर में पानी में से मैंने क्या निकाला? नमक निकाला। क्या निकाला? नमक। तो नमक कुछ ग्राम निकल के आएगा, क्योंकि 1 किलोग्राम तो पूरा पानी है, उसमें से कुछ नमक निकल के आएगा। मान लीजिए वो 35 ग्राम नमक था। कितना ग्राम था? तो मैं क्या कहूंगा कि 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। तो क्या हो गया? 35%। क्या हो गया? ये बात समझ में आ गई आपको? यानी कि समुद्र के पानी की औसत लवणता। अब औसत लवणता कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एवरेज। क्योंकि आप जान रहे हैं कि दुनिया के सारे समुद्र का पानी समान खारा नहीं हो सकता। किसी समुद्र का पानी ज्यादा खारा होगा, किसी का पानी कम खारा होगा। हम बात कर रहे हैं एवरेज। एवरेज समझते हो? सबकी औसत मिला लिया हमने, तो कितना है? 35%। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए तो आगे देखते हैं अपन। अब आगे हम देखते हैं तो हमारे पृथ्वी पर जल का वितरण जो है, जल का वितरण यदि हम देखें कि कहां कहां पर कितना जल है। महासागरों की बात करें तो कुल महासागर कितने हैं? 5। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। ये सारे महासागर अगर आपको अभी याद ना हो तो नोट्स में सब लिखे हुए हैं, हम आगे उनको डिटेल में पढ़ेंगे भी, पर ये आपको 5 महासागर उंगलियों पे याद होना चाहिए। इनमें कुल पानी का लगभग 97%, 97 मतलब 25 लिखा है, आप तो केवल 97% याद कर लेना। कुल पानी का 97% कायम है महासागरों में, यानी खारा पानी। ठीक है। हिमनद और हिमटोपी यानी कि क्या? बर्फ, यानी कि क्या? बर्फ के रूप में, बर्फ के रूप में लगभग कितना परसेंट पानी जमा है? 2%। अब बाकी बचा 1%, वो मीठा पानी है। किस रूप में? भूमिगत जल। अब भूमिगत जल माने हमारी जमीन के अंदर कुआं और ट्यूबवेल, भूमि के अंदर, भूमिगत। झीलें, लेक्स, जो तालाब हैं, झीलें हमारी, उनमें पानी है। मृदा में नमी, हमारी मिट्टी भी तो गीली होती है, मृदा में नमी के रूप में। वायुमंडल में काय के रूप में? गैस के रूप में। या नदी नाले में है, या हमारे हमारे शरीर में भी है, जीव जंतु शरीर में भी पानी है। तो कुल पानी कितना है? मात्र 1%। सारा ये जोड़ो कितना कितना 0.68, ये इतना इतना कुछ मतलब नहीं है। ये अलग से याद नहीं करना आप कुछ, आपको बस जो मैंने बताया वैसे ही याद करना है। 97% महासागरों में खारा पानी, 2% बर्फ के रूप में ग्लेशियर, हिमनद, और 1% मीठा पानी है। हिमनद या सॉरी झील है, नदियां, भूमिगत जल, तालाब, कुआं, जो तुम कुछ कह दो, सब कुछ 1% पानी हमारे उपयोग के लायक। ठीक है भैया। अब आप देखेंगे विश्व के प्रमुख महासागर।
अब विश्व के प्रमुख महासागर कितने हैं? 5 हैं। तो 5 महासागर में कहा तो सबसे पहला महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। अब जो प्रशांत महासागर है भैया वो सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है। और इस महासागर का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर। कितना है? 16 करोड़। कितना? 16 करोड़। अब आप समझ रहे हो मेरी बात को? जरा ध्यान से सुनना कि हमारी जमीन का क्षेत्रफल मात्र 15 करोड़ था और प्रशांत महासागर का अकेले का ही क्षेत्रफल 16 करोड़ 52 लाख हो गया कुछ। तो मतलब क्या समझे हम कि हमारी जमीन से बड़ा तो अकेला एक महासागर ही है। कौन सा? प्रशांत महासागर। आई बात समझ में? दूसरे नंबर पे आता है हमारा अंध महासागर। अंध महासागर को हम क्या कहते हैं? अटलांटिक महासागर। देखो ये प्रशांत महासागर है, ये क्या है? प्रशांत महासागर, दिख रहा है आपको? और ये हमारा अटलांटिक महासागर है, ये हमारा हिंद महासागर है, ये हमारा ऊपर ये आर्कटिक महासागर है, नीचे क्या है? अंटार्कटिक महासागर। ये 5 महासागर हो गए। ठीक है, ये देखिए जैसे कि आप इस मैप पे देखेंगे तो आपको आधा प्रशांत इस तरफ दिखाई देगा और आधा प्रशांत इस तरफ दिखाई देगा, क्योंकि ये आप समझ रहे हो पृथ्वी हमारी चौकोर थोड़ी है, पृथ्वी हमारी कैसी है? गोल है। तो आप गोल पृथ्वी में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो दिख रहा है आपको, ये जो पानी भर दिख रहा है, ये इतना बड़ा एरिया, ये प्रशांत महासागर। और इधर घुमाओगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे, ये हमारा आ जाएगा क्या? अटलांटिक महासागर। ये क्या है? अटलांटिक महासागर। और इधर ये हमारा जो इंडिया है, ये जो भारत है, भारत के जो नीचे है वो क्या है? हिंद महासागर। और ऊपर जो पानी भरा है वो आर्कटिक महासागर, और नीचे जो भरा हुआ है वो अंटार्कटिक। ऊपर आर्कटिक, नीचे अंटार्कटिक, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद। सबसे बड़ा कौन सा? प्रशांत। प्रशांत का एरिया कितना है? 16 करोड़ किलोमीटर। अटलांटिक का जस्ट आधा 8, और इससे एक कम 7 किसका है? हिंद महासागर। 16 करोड़, 8 करोड़, 7 करोड़। सही में आई मेरी बात? सबसे बड़ा प्रशांत, उससे छोटा अटलांटिक, उससे छोटा हिंद महासागर, उससे छोटा हमारा अंटार्कटिक, और सबसे छोटा आर्कटिक। इनका क्षेत्रफल याद नहीं करते हैं क्योंकि इनका क्षेत्रफल घटता बढ़ता रहता है। क्यों घटता बढ़ता रहता है? क्योंकि ये कहाँ पे है? पोल्स पर, ध्रुवों पर। कहाँ है? ध्रुवों पर। वो ध्रुवों में बर्फ बन जाता है, कभी पानी बन जाता है, कभी बर्फ बन जाता है तो कभी पानी बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरणें एकदम सीधी नहीं पड़ती, यहाँ पर बहुत ही कम तापमान रहता है, यहाँ साल भर बर्फ जमा रहता है। सही में आई मेरी बात? इसलिए इनका क्षेत्रफल याद नहीं करते। ठीक है, तो हमारे महासागर कितने हैं कुल भाई? 5। तो प्रशांत महासागर हिंदी में नाम है, अंग्रेजी में से बोलते हैं पैसिफिक ओशन। क्या बोलते हैं? अंध महासागर है, अंग्रेजी में से बोलते हैं क्या? अटलांटिक महासागर। क्या बोलते हैं? अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर को बोलते हैं इंडस ओशन। क्या बोलते हैं? इंडस ओशन अंग्रेजी में। ये बोलते हैं पैसिफिक। प्रशांत को पैसिफिक, अंध को अटलांटिक, हिंद को इंडस। आर्कटिक महासागर अंग्रेजी नाम है, इसे हिंदी में बोल सकते हैं उत्तर ध्रुवीय महासागर। क्या बोल सकते हैं? उत्तर ध्रुवीय महासागर। और अंटार्कटिक नीचे है तो उसे क्या बोलते हैं? दक्षिण ध्रुवीय। क्या बोलते हैं? दक्षिण ध्रुवीय। ठीक है, अब सारे महासागर हैं, मैंने कहा कोई महासागर में कहीं बहुत ज़्यादा गहरा होगा, कहीं बहुत कम गहरा होगा। जैसे मैंने क्या कहा था अभी आपको, मैंने महासागर की लवणता बताई थी। क्या बताई थी? लवणता। लवणता मतलब खारापन। भाई कोई समुद्र ज़्यादा खारा है, कोई कम खारा है, पर हमने कहा औसत लवणता थी 35%। अब कोई महासागर हो सकता है बहुत गहरा है, कोई महासागर बहुत ही कम गहरा हो, पर अगर औसत गहराई नापी जाए तो कितनी आती है? 3800 मीटर। कितनी आती है? सभी महासागरों की औसत गहराई कितनी है? और स्थल की औसत ऊंचाई कितनी है? 840 मीटर। स्थल की ऊंचाई, हमारी जमीन भी तो एकदम सभी जगह समान ऊंची नहीं है, कहीं पहाड़ हैं तो बहुत ऊंचे हैं, कहीं गड्ढे हैं बहुत नीचे हैं। हम देखते हैं हमारा जो है सबसे ऊंचा एवरेस्ट है वो 8850 मीटर ऊंचा है समुद्र सतह से। ऊंचाई कहाँ से नापी जाती है? वाटर लेवल से। कहाँ से नापी जाती है? वाटर लेवल मतलब क्या? समुद्र की सतह। आप अशोकनगर की स्टेशन जाओगे तो वहाँ लिखा रहता है, अशोकनगर जो पीला बोर्ड लगा है कि समुद्र सतह से 500 मीटर ऊंचाई पर।
कभी जाके देखना, लिखा रहता है। तो हमारी जो जमीन की औसत ऊंचाई है वो 840 मीटर, जबकि हमारे सागरों की औसत गहराई जो है वो कितनी है, 3800 मीटर। जबकि आप देख रहे हैं कि जमीन पर सबसे ऊंचा स्थल क्या है, एवरेस्ट, 8850 मीटर। और सागरों में सबसे गहरा जो जगह है वो है मैरियाना गर्थ, मैरियाना ट्रंच, 11,033 मीटर। कितनी, 11,033 मीटर गहरा है। 11,033 मीटर का मतलब है 11 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं, तो 11,000 मीटर मतलब कितना, 11 किलोमीटर। समुद्र कितना गहरा है वहां पर, यदि तुम समुद्र में कूद गए तो तुम्हें 11, बाकी थाई लैबे के लाना है, 11 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगी। समझ गए। तो अब देखिए, अच्छा अब बात कह रहे हैं कि जल में लवणों की मात्रा। अब लवण मतलब क्या होता है, नमक। अब नमक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे हम जो घर पे नमक खाते हैं हमारे, उसमें होता है सोडियम और क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl। हमारे घर के खाने के नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। Na माने सोडियम और Cl माने क्लोराइड। अच्छा, खारापन अकेले सोडियम क्लोराइड के वजह से नहीं होता, कभी मैग्नीशियम क्लोराइड भी होगा, MgCl। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो समुद्र में लवण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कितनी मात्रा में होते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। मतलब हमारा जो NaCl होता है ये सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा कितना है भैया, ये कुल मात्रा का, यानी कि 1 ग्राम यदि तुमने 1 किलोग्राम पानी लिया तो तुम 27 ग्राम क्या निकल के आएगा, खाने का नमक, ये सोडियम क्लोराइड। अगर ऐसे परसेंट में व्यक्त करें तो कुल लवण का ये 77.8%, 78 ही मान लो। 78% में केवल क्या है, अरे मैंने अभी हाल आपसे कहा था कि कुल 35 ग्राम निकलने वाला है क्या, नमक। उस 35 ग्राम में सबसे ज्यादा क्या है, 27 ग्राम तो अकेला क्या हो गया 35 ग्राम में से, NaCl ही हो गया। क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। बात समझ में आ रही। भाई खारापन तो इन सभी, ये सभी लवण ही है, इन सभी को लवण ही कहा जाता है। ये सभी नमक हैं पर अलग अलग टाइप के नमक हैं। ये सोडियम क्लोराइड है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड है जो दूसरे नंबर पे 3.80%, 10% में। इसके अलावा कम मात्रा में मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट भी पाए जाते हैं, ये बहुत ही कम होते हैं, परसेंटेज याद नहीं करना। क्या याद रखोगे कि सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है भाई, कुल लवणता कितनी होती है, 35%। यानी 35% का मतलब है क्या कि 1 किलोग्राम पानी में 35 ग्राम नमक मिलता है। औसतन है ये, क्या है, औसतन। समझ रहे, औसतन। अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई बताओ सबसे ज्यादा लवणता कहाँ है, तो एक जगह है जिसका नाम है डेथ सी, मृत सागर। क्या नाम है, मृत सागर। और एक और जगह है जिसका नाम है बान झील, तुर्की। बान झील है तुर्की में। उसकी जो लवणता है वो कितनी है, 330% है। कितनी है, यानी क्या कि 1 किलोग्राम में 330 ग्राम क्या निकल रहा है, नमक निकल रहा है। अब 1 किलोग्राम पानी में 330 ग्राम नमक है, मतलब उसका जो पानी है वो नमक के कारण गाढ़ा हो चुका है। अगर उस पर तुम चटाई बिछा के सो जाओ ना पानी पे तो झील में डूबोगे नहीं, क्योंकि पानी इतना कड़ी जैसा गाढ़ा हो रहा है, इतना नमक घुला हुआ उसमें, बान झील तुर्की में। और लगभग डेड सी में लगभग 270 या 75 ग्राम नमक मिलता है। सही में आ रहा है। सबसे ज्यादा लवणता डेड सी में, अब उसमें बान झील में। दूसरे नंबर पे डेड सी में, मृत सागर में। मृत सागर जॉर्डन इजराइल की सीमा पे। जबकि समुद्रों की औसत लवणता कितनी है, 35 ग्राम है। ये बात सही में आ रही है आपको मेरी। देखिए अब वास्तव में ये भी प्रश्न कभी बने आपके दिमाग में आ जाए कि सर ये समुद्र ही खारे क्यों है, लवणता इनमें है क्यों। हमारे कुओं का पानी मीठा है, समुद्र का पानी खारा है, तो ऐसा क्यों है। तो ऐसा इसलिए होता है, देखो समुद्र में जो पानी है वो पानी बनेगा भाप काय की वजह से, गर्मी की वजह से। जब सूरज चमकेगा तो ये समुद्र का जो पानी है इसमें क्या होगा, वाष्पीकरण। क्या होगा, और ये ऊंचा उठेगा, ऊंचा उठ के ठंडा होगा,
और ठंडा होकर क्या बनाएगा, ये बादल बनाए, क्या बनाएगा, बादल। और बादल करेंगे वर्षा, क्या करेंगे, वर्षा। और वर्षा का पानी कहाँ गिरेगा, जमीन पे। आप जानते हैं वर्षा का पानी सबसे शुद्ध पानी होता है, उसमें केवल क्या होता है, H2O। H2 माने हाइड्रोजन और O माने ऑक्सीजन। जो बैटरी में डालते हैं डिस्टिल वाटर अपन, वो पानी क्या होता है, एकदम शुद्ध पानी होता है। ऐसे ही वर्षा का जल होता है, एकदम शुद्ध होता है। शुद्ध जल का ना तो कोई रंग होता है, ना ही उसमें कोई स्वाद होता है। आप पिएंगे अगर वर्षा का पानी सीधा बूंद लेके, तो आपको ऐसे हल्का कड़वा कड़वा सा लगता है, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता। उसको भर लेंगे तो उसमें कोई कलर भी नहीं होता। लेकिन जमीन का पानी मीठा या खारा होता है कि नहीं होता। तो क्या हो, जैसे ये पानी जमीन पे गिरता है तो उसमें जितनी भी घुलनशील चीजें हैं, चाहे तो वो सोडियम हो, कैल्शियम हो, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जो भी लवण है उसमें पानी में घुल जाते हैं। पानी मच गया नाली नालन में, माटी माटी कूड़ा मूरा सब मिल गया पानी में। और पानी नाली से झोरे में, झोरे से नदी में, और नदी से आखिर कहाँ में पहुंचा हो, समुद्र में पहुंचा ना, पहुंचा हो, पहुंचा हो, मुँह हरा करे हो, पहुंचा हो गए तो पहुंच गओ। और पहुंच गओ तो पहुंच का हुए वो, फिर दोबारा घाम पड़ेगा, उस भाप बने वो। अच्छा भाप बने हो तो केवल पानी भाप बने वो, जो लवण रहते ना, जो सोडियम मेड माटी कूड़ा भतरा, वे सब कहाँ रह जाएंगे, यही समुद्र में ही। तो जा प्रक्रिया करोड़ों साल से चली आ रही है, समझ में आ रही है। तो बनते है, बरसते है, जहां पहुंच जाता है बनता है, तो इसे क्या बोलते हैं, जल चक्र, क्या बोलते हैं। अब जा से क्या हो रहा है कि जो लवणता कायम बढ़ गई, समुद्र में बढ़ गई, इसलिए समुद्र का पानी कैसा हो गया, खारा। बात समझ में आई, समुद्र का जल कैसा हो गया, खारा, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि जो महासागर है उसके नितल में कौन कौन सी आकृतियां हमको देखने को मिलती हैं। अच्छा महासागर, ये नितल माने है क्या। देखो जैसे मैंने कहा कि हमारी ये जमीन है, क्या इस जमीन पर एकदम पूरा प्लेन है, सब कुछ है क्या। भाई कहीं पर पहाड़ी आ जाती है, कहीं पर गड्ढा आ जाता है, कहीं पर घाटी आ जाती है, कहीं दरार आ जाती है, रोड भी चीकणों नदियों में धचका होते हैं। तो ऐसे ही जब हम समुद्र की गहराई में उतरेंगे, है ना, तो तुम जा रहे हो तला मला में, तुमने कहा नेक नेक घूटे घूटे पानी तो है वो, बड़ी आराम जा रहा है, अचानक आ जाए गड्ढा से बम, डूब गए पूरे। तो जो नितल माने है उसकी तलहटी में एक जैसी संरचनाएं नहीं पाई जाती, विभिन्न प्रकार की विविधता हमको देखने को मिलती है। आप देखिए ये जमीन है और ये भरा हुआ है पानी। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े थे और आप जैसे ही जमीन से नीचे उतरोगे, ये जमीन पे चल रहा है, आप जमीन पे, ये यहाँ से उतरोगे पानी में, ये सब जमीन ही है, या ये जमीन पे खड़े हो आप, ठीक है। तो आप जैसे ही नीचे की तरफ आओगे तो ये हल्का हल्का सा क्या है, ढाल है। आप पहले टकना टकना, फिर घूटे घूटे, फिर इतना फिर इतना डूबोगे। पहले एक अपन एक गेम खेलते थे पहले छोटे से में, अगर आपको याद हो तो। अरे मगर कितना पानी है, इतना पानी, कौन सा गेम था वो, मगर मगर कितना पानी, फिर चोटी डूब जाती थी आखिरी में। तो वो ऐसे ही हो रहा है। अब क्या हुआ कि ये पहले घूटे घूटे उतरा, तो इसे बोलते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। क्या बोलते हैं, ये जो ढाल इसे क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट। मग्न तट यानी कि तट, देखो यहां सुन लेना, दो शब्द है, एक तो महाद्वीपीय मतलब महाद्वीप का, मग्न का मतलब होता है डूबा हुआ, और तट का मतलब होता है किनारा। मग्न मतलब डूबा हुआ, तट मतलब किनारा। तो जो अपने महाद्वीपों का जमीन का जो क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है उसे बोलते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। फिर हम और जाते हैं तो फिर आता है महाद्वीपीय मग्न ढाल। तो ये क्या है, जोर से ढाल है, ये क्या है, महाद्वीपीय मग्न ढाल, ठीक है। अब आप देखेंगे ये पानी भरा ऊपर, इसमें मान लीजिए बीच में कोई ऐसी चोटी सी बनी है, तो उसे क्या बोलेंगे, सी माउंट। सी माने समुद्र, माउंट माने पर्वत, समुद्री पर्वत, ठीक है। अब ये समुद्री पर्वत बनते कैसे हैं वास्तव में, तो ये जमीन के नीचे तो क्या भरा हुआ, गर्म लावा भरा हुआ, नहीं भरा। और जब ये लावा जब सतह पे फटता है जमीन पे, तो उसे हम बोलते हैं ज्वालामुखी। क्या बोलते हैं,
ये फट के बाहर आ जाए लावा। लेकिन आप बताओ, समुद्र के नीचे भी तो ज्वालामुखी फट सकता है ना। तो वो ज्वालामुखी जो फटेगा उससे क्या बनते हैं, ये टापू बनते हैं। इन्हें बोलते हैं क्या, इन्हें बोलते हैं महासागरीय माउंट पर्वत या कटक। अच्छा, कभी कभी क्या होते हैं कि मान लीजिए ये वाटर लेवल से ऊंचे उठ जाएं, समझ गए, इतने ऊंचे उठ गए तो ये क्या बन जाएगा, एक टापू टाइप का बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टापू टाइप का। जिसे क्या बोलेंगे, द्वीप। क्या बोलेंगे, द्वीप। ज्वालामुखी द्वीप है या महासागरीय द्वीप है, आई बात समझ में। लेकिन अपन द्वीप नहीं पढ़ रहे, क्योंकि द्वीप क्या में जाएगा, स्थलमंडल में जाएगा। अपन सब काय की बात कर रहे हैं, पानी के नीचे नीचे की बात कर रहे हैं। क्योंकि द्वीप है छोटा आइलैंड, वो बड़ा हो गया तो महाद्वीप हो गया, खत्म कहानी। तो हमने कहा कि साहब सी माउंट, और जो ये जो पूरा महासागरीय मैदान, ये पूरा महासागर का एकदम मैदान हो, बीच बीच में गड्ढे होते हैं। क्या होते हैं, ऐसे गड्ढे गड्ढे टाइप, ये देख रहे हैं गड्ढे दरार टाइप की, इन्हें महासागरीय कटक कहते हैं। क्या कहते हैं, महासागरीय कटक। कोई एकदम गहरा गड्ढा आ जाए, ये जरेंगा तिरंगा जा रहा है तो एकदम बम बुड़े जाम, तो ये क्या हो जाएगा, महासागरीय गर्त। क्या कहलाएगा, महासागरीय गर्त। ठीक है, तो आपको बात समझ में आई आपको। क्या था पहले, महाद्वीपीय मग्न तट, किनारा बिल्कुल, महाद्वीपीय मग्न ढाल। ये बड़े बड़े मैदान है तो इसे क्या बोलते हैं, आकाश महासागरीय मैदान, अगाध मैदान। ये प्लेन है, यहाँ कुछ नहीं। ये पर्वत हैं तो सी माउंट है ना। गहरे गहरे लंबे लंबे गड्ढा है, उन्हें क्या बोलते हैं, महासागरीय कटक। कोई एकदम गहरा गर्त है तो महासागरीय गर्त। तो ये समुद्र के नितल में, नितल माना उसके तलहटी में विभिन्न प्रकार की संरचना हमको देखने को मिलती। ठीक है, अब हम इसी को हम पढ़ रहे थे। क्या कह रहे हैं कि महासागरीय नितल के उच्चावच, उच्चावच का मतलब होता है ऊंचाई और नीचाई के आधार पर। ये सब संरचनाएं काय के आधार पर है, ऊंचाई और नीचाई के आधार पर। तो भाई महासागरों के तल को उच्चामितीय वक्र, वक्र माने आड़ा टेढ़ा, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके आधार पर सागरीय नितल में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं। कौन सा सबसे पहले दिया है, महाद्वीपीय मग्न तट। पहले क्या आता है, महाद्वीपीय मग्न माने डूबा हुआ, तट माने किनारा। यह महाद्वीप के किनारे वाला भाग होता है जो महासागर जल में डूबा रहता है। महाद्वीप का किनारा जो काय में डूबा हुआ है, महासागर, उसे क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक है, देखिए आप, इसकी औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर। जो महाद्वीपीय मग्न तट होता है वो कितना चौड़ा होता है, लगभग एवरेज, भाई कहीं कम कहीं ज़्यादा हो सकता है, पर एवरेज कितना होता है, 80 मीटर। इसकी गहराई कितनी होती है, 150 से 200 मीटर। तो महाद्वीपीय मग्न तटों की गहराई 150 से 200 मीटर, चौड़ाई लगभग औसत 80 मीटर। और ढाल कितना होता है, 1 डिग्री। ढाल बहुत कम कम ढाल है, 1 डिग्री का ढाल है, मतलब आराम आराम से डूबोगे। ऐसा ढाल हो जाए ना, बम उड़ोगे। तो ढाल कैसा है, बिल्कुल 1 डिग्री का ढाल है। ठीक है, और या उससे भी कम होता है, ढाल 1 डिग्री या उससे भी कम होता है। याद रखना, अंडरलाइन कर लेना। इन मग्न तटों पर प्रमुख मत्स्य क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र मतलब क्या, जहाँ पर मछली पालन होता है, मछली पकड़ी जाती है, जैसे कि उत्तर सागर में डॉगर बैंक, या न्यू फाउंडलैंड के निकट ग्रैंड बैंक, है ना। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ ग्रैंड बैंक पड़ता है, डागर बैंक पड़ता है। बैंक मतलब क्या है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती हैं उसे क्या बोलते हैं, बैंक बोलते हैं। न्यू फाउंडलैंड है ना, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर ठंडी गर्म जलधाराएं मिलती हैं। न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास बहुत सारी मछलियाँ वहाँ पकड़ी जाती हैं। दुनिया भर में मछली पालन के लिए वो क्षेत्र जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर गर्म और ठंडी जलवायु मिलने से कोहरा बनता है। सर्दियों में हम नहाते ना, हमारी बॉडी गर्म होती है, ठंडा पानी डालते हैं, धुआं निकलता है, हम में से नहीं निकलता। कोहरा क्यों बनता है, सर्दियों में क्यों बनता है, क्योंकि गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं तो कोहरा बनता है। और कोहरे से वहाँ पर एक प्लेक्टन नाम की घास पैदा होती है। वो घास ज़्यादा पैदा होती है, वह उस घास को मछलियाँ खाती हैं। इसलिए उस पूरे क्षेत्र में, न्यू फाउंडलैंड के आसपास, अगर दिमाग में रखना तो ये यहाँ पर इलाका है, अमेरिका के पास, है ना। हमेशा कहा है मैंने कि आपके पास एटलस आपकी हो, नक्शा के बिना तुम ज्योग्राफी नहीं पढ़ पाओगे। एटलस वो किताब जिसमें नक्शे होते हैं, है ना,
तो अब जैसे हम महाद्वीप में पहुंचेंगे तो वहां में सब देखना पड़ेगा, और अभी भी आपको काम आ ही रही है। अगर आप अपनी एटलस रोज लेके आया करो, और एटलस खोल के सामने रखा करो, विश्व का नक्शा, उसमें देखो महासागर, न्यू फाउंड, जैसे मैंने कहा न्यू फाउंडलैंड, यहाँ मैंने घुमा दिया तो आपके दिमाग में तुरंत आपको मत दिख गया, इससे दिमाग में चीज बैठ जाती है, उसे हम भूलते नहीं हैं। ठीक है, तो सही में आपको क्या, महाद्वीपीय मग्न तट, इसकी औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर, औसत गहराई 150 से 200 मीटर, और इसका ढाल 1 डिग्री या उससे भी कम होता है। इसमें प्रमुख मछली मत्स्य क्षेत्र पाए जाते हैं, जैसे कि न्यू फाउंडलैंड ये वगैरह। अब इसके बाद क्या आता है, महाद्वीपीय मग्न ढाल। देखो भाई, सबसे पहले क्या था, तट था, उसके बाद क्या आएगा, ढाल, उसके बाद क्या आता है, महासागरीय विशाल मैदान आते हैं, फिर क्या आ गया, एक गर्त आ गया। क्या है, गर्त, महासागरीय गर्त, और बीच बीच में कहीं कहीं पर पर्वत हो जा मिल जाएंगे, या कुछ गहरे गहरे गड्ढे, इन्हें कटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कटक। ठीक है, देखो महाद्वीपीय मग्न ढाल की बात करें तो ये गहरे सागरीय मैदान के बीच तीव्र ढाल वाले वाले मंडल को महाद्वीपीय मग्न ढाल कहा जाता है। क्या कह रहे हैं भैया, कि जलमग्न तट तथा गहरे महासागरीय मैदान के बीच, क्या के बीच में, जलमग्न तट, ये क्या था, ये जलमग्न तट था, और ये क्या था, मैदान, या इससे समझ लीजिए आप, ये क्या है भाई, ये महासागर का मैदान, और ये क्या है, तट। इन दोनों के बीच में ही क्या पाए जाते हैं, ये ढाल, यही लिखा है, जलमग्न तट और मैदान के बीच में मग्न ढाल पाए जाते हैं। और आप देख रहे हैं इनमें झुकाव ज्यादा है, 5 डिग्री से ज्यादा। कितना, इसमें कितना था, 1 डिग्री। तो भाई यहाँ पर कोई ढाल नहीं है, प्लेन है कि नहीं, इसमें कम ढाल, इसमें एकदम तीव्र ढाल, फिर प्लेन, यही लिखा है। देखो क्या लिखा है, पढ़िए फिर से अच्छे से पढ़िए, जलमग्न तट तथा गहरे महासागरीय मैदान के बीच में तीव्र ढाल वाले मंडल को महाद्वीपीय मग्न ढाल कहा जाता है। इसकी ढाल प्रवणता 2 डिग्री से 5 डिग्री, गहराई 200 से 300 मीटर तक। इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, अटलांटिक महासागर, यानी कि महासागरीय मग्न ढाल सबसे ज्यादा अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लगभग कुल पूरे एरिया का 12.4% का में अटलांटिक महासागर। ठीक है भैया, अब देखिए आप आगे, गहरे सागरीय मैदान। तो गहरे सागरीय मैदान कौन से भैया, ये मैदान प्लेन, अगाध मैदान, ये जो प्लेन एरिया दिख रहा है आपको, ये पूरा क्षेत्र, यानी जहां पर आप चलते रहो आराम से, इतने इतने पानी रहे हो ना, कम हो रहा ना ज्यादा हो रहा हो, क्योंकि पूरी जगह कैसी है, प्लेन है ना। इतने इतने पानी से मतलब क्या है, जो तो बहुत गहरे होता है ना, तुम सोच रहे हो 200 300 400 मीटर। यह महासागरीय नितल का सर्वाधिक विस्तृत मंडल, विस्तृत मतलब सबसे बड़ा क्या होता है, मैदान, क्या होता है, मैदान, जिसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर, 3000 से 6000 मीटर है। यह महासागरीय क्षेत्रफल के लगभग 75.9% भाग में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, महासागरीय मैदान, अगाध मैदान, विस्तृत मैदान, गहरे मैदान, है ना। इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, प्रशांत महासागर। जैसे अभी मैंने कहा था कि मग्न ढाल सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, अटलांटिक महासागर। ठीक मैं वैसे ही कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा सागरीय मैदान कहाँ पाए जाते हैं, प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा महासागर भी है। बताया कि नहीं बताया अभी मैंने, लगभग 80% में प्रशांत महासागर में क्या पाए जाते हैं, मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, महासागरीय मैदान। सागरीय मैदानों में कटक, कटक मतलब कुछ गहरे गहरे गड्ढे, ज्वालामुखी पर्वत, बताए मैंने, अंदर ज्वालामुखी फट जाए, लावा जमा होता चला जाए, ग्वाइट जैसी विषमताएं मिलती हैं, ऊंची नीची चोटियां टाइप की। 60 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच इनका अभाव पाया जाता है। अब ये पॉइंट क्या है, आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर, जैसे मैंने कहा ये हमारी पृथ्वी बनाई मैंने, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे ये 0 डिग्री रेखा होती है,
ऊपर उठते जाओगे तो कितना 60-70 डिग्री, 1 2 3 4 कहाँ तक जाते हैं 90 डिग्री तक। ऐसे नीचे भी कहाँ जाते हैं 90 डिग्री तक, 1 2 3 4 से। तो 60-70 डिग्री इधर, 60 से 70 उत्तरी अक्षांश। अब 60 से 70 उत्तरी अक्षांश मतलब कहाँ, यहाँ पर 60 से 70 इन रेखाओं में, इस इलाके में अभाव पाया जाता है। ठीक है, काय का, मैदानों का, कटक वगैरह का। ठीक है, अब लास्ट में क्या आ गया हमारा, महासागरीय गर्त। महासागरीय गर्त हमने देख लिया। गर्त क्या है, देखो ये गर्त है, ये क्या है, ये गर्त। एक गर्त माने गड्ढा होता है, क्या होता है, गड्ढा। गर्त को अंग्रेजी में हम ट्रंच कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रंच। गर्त, गड्ढा, ट्रंच, बातें कही है। ठीक है, तो महासागरीय गर्त की अगर हम बात करें तो ये महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। जब गड्ढा है तो गहरे होंगे ही होंगे। तो सबसे गहरे भाग क्या होते हैं, गर्त। महासागर तल में लगभग 9% भाग हैं, यानी महासागरों में 9% क्या पाए जाते हैं, गर्त पाए। यानी ये कम है। सबसे ज़्यादा क्या है, मैदान है। इनके ढाल खड़े होते हैं। आकार की दृष्टि से गर्त 2 प्रकार के होते हैं, कम क्षेत्रफल वाले किंतु अधिक गहरे। चौड़े ज़्यादा नहीं है पर सकरे हैं और गहरे ज़्यादा हैं, है ना। अधिक गहरे गर्त डीप कहते हैं, तथा लंबे खड्डकी को खाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये तो फालतू की बात है, आप बस इतना याद रख लीजिए। गर्त मतलब सागर के सबसे गहरे क्षेत्रों क्या कहते हैं, गर्त, है ना। जैसे मैंने कह दिया मेरियाना गर्त, तो वो गर्त ही है ना, मेरियाना ट्रंच। सबसे गहरा गर्त 11,033 मीटर गहरा। सुंडा गर्त, अलग अलग गर्त हैं महासागरों में। सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा जो है ना, ये ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया से ऊपर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर फिलीपींस के पास मिलेगा कौन सा गर्त, मेरियाना गर्त, जो सबसे गहरा गर्त है, मेरियाना गर्त। ठीक है, अगर हम देखें प्रमुख गर्त और उनकी गहराई, तो सबसे गहरा गर्त कौन सा है, मेरियाना गर्त। इसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। जो सबसे ज़्यादा गहरा 11,033 सही कर लेना उसको। कहाँ पर है, उत्तरी प्रशांत महासागर में। बताया मैंने पहले कहाँ, ये मेरियाना गर्त। ऑस्ट्रेलिया से ऊपर फिलीपींस द्वीप के पास ये कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर। तो ठीक है, टोंगा ये कहाँ पर है, दक्षिण मध्य प्रशांत महासागर में। जैसे ही मिंडनाओ, रामापो गर्त भी बोलते हैं, उत्तरी प्रशांत महासागर में। गहराई वगैरह इनकी भले याद मत करना, गहराई केवल अकेली क्या याद कर लेना, मेरियाना गर्त की। इनका केवल यही याद कर लेना कि ये है कहाँ पर। समझ में आ रहा है, वो गड्ढे हैं, आपको नक्शे में भी नहीं मिलेंगे, आप ढूंढोगे एटलस में नहीं मिलने वाला आपको, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजें हैं, है ना। जैसे कि क्यूराइल गर्त, ये कहाँ पर है हमारा, सकलिन कमचटका से दूर, जापान के आसपास। स्क्वार फिलीपींस गर्त उत्तर पूर्व प्रशांत महासागर में है ना। प्यूर्टो रिको ये अंटार्कटिका महासागर में। डोमेटिना हिंद महासागर में। रामेस्टजार्ट दक्षिणांत महासागर में। सुंडा गर्त, इस पे लिख लेना मोस्ट। कम से कम देखो 1 2 3 4, ये 4 गर्त तो याद कर ही लेना। कौन कौन से याद करना है, मेरियाना क्यों याद करना है, कि भैया ये सबसे ज्यादा गहरा है, ये तो याद करना ही पड़ेगा आपको। सबसे गहरा इसलिए सबसे गहरा है, 11,033 मीटर, है ना, उत्तरी प्रशांत महासागर में, फिलीपींस के पास में। टोंगा ये मध्य दक्षिण प्रशांत महासागर में, और मिडनाओ उत्तरी प्रशांत महासागर में, और सुंडा गर्त हमारे हिंद महासागर में। वो भी छोड़ छाड़ देना, ठीक है। उच्चावच की आकृतियां कुछ और महासागरों के अंदर हमको कुछ आकृति दिखाई मिलती हैं, कंदराएं वगैरह, है ना, नितल, ये सबको मैं कल पढ़ाऊंगा। जैसे ये महासागर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। ये उद्वत लावा निकल रहा है, भ्रंश घाटी बन रही है, महाद्वीपीय कटक हैं, अवसाद जमा हो रहा है। ये सब हम समझेंगे कल की क्लास में, अब इतना ही काफ़ी है, नहीं तुम्हारी सब गड्ढबड हो जाएगा।